बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है न्यूज़ सेशन और मैं हूं इस प्रोग्राम की मेज़बान सित्रा मुनीर। नाज़रीन, आज प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम बात करने वाले हैं कल होने वाली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग के हवाले से। जुम्मे का रोज़ इंतहाई अहम होने जा रहा है। पाकिस्तान इस वक्त कामयाब सिफारतकारी के दहाने पर है, लेकिन उसके साथ साथ इस वक्त पाकिस्तान ने जो पोजीशन ले ली है, हमने अपना भी तो कोई फ़ायदा सोचना है ना। हम इस मुश्किल सूरत हाल में सालसी का किरदार तो निभा रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ जो हम ब्लू इकॉनमी की कल के प्रोग्राम में भी हम बात कर रहे थे, वो इस वक्त हमारे लिए कितनी इम्पॉर्टेंट हो सकती है अगर हम उस तरफ फोकस करें तो। अब ये ब्लू इकॉनमी क्या है? समंदर के ज़रिए जितनी भी ट्रेड होती है या फिर समंदर के ज़रिए जो भी ज़र मुबादला कमाया जाता है, जितनी भी इकॉनमी सर्कुलेट होती है समंदर पानी के गिर्द, उसको ब्लू इकॉनमी कहा जाता है। अब ब्लू इकॉनमी हम लोग कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं, हमारे पास कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं, कौन कौन से ऑप्शंस मौजूद हैं और आज तक हमने कितना फ़ायदा उठाया है। और इस वक्त जब आबनाए हुर्मस की बहुत ज़्यादा बात हो रही है, एक ऐसा रास्ता जो कि समंदर के दरमियान में है और ईरान ने जब उसको बंद कर दिया तो आप देखिए कि पूरे दुनिया में तूफ़ान उठ गया। एनर्जी क्राइसिस की तो बात हो रही है, लेकिन साथ ही साथ फूड क्राइसिस भी शुरू हो चुका था और आने वाले दिनों में ये बढ़ता जाना था। तो ये जो आबनाए हुर्मस की बात हो रही है, ये कितना इंपॉर्टेंट है, फिर हमारा गवादर पोर्ट कितना इंपॉर्टेंट है, इस सारी सिचुएशन में इस सिस्टम को भी समझने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ बात करेंगे कि इस वक्त हम कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ पाकिस्तान के दरवाजे पर दस्तक दे रही हैं और हम दरवाज़ा खोलेंगे या नहीं खोलेंगे, ये तो हमारे हुक्मरान ही बताएंगे। बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं जी प्रोफेसर डॉक्टर साजिद महमूद शहजाद साहब हैं, जो कि वाइस चांसलर हैं मिनहाज यूनिवर्सिटी लाहौर के, और साथ ही साथ आप मैरी टाइम एक्सपर्ट हैं। आपने ब्लू इकॉनमी, पाकिस्तान की टूरिज़म एंड डेवलपमेंट पर भी एक किताब लिख रखी है जिसमें आप तमाम मामलात पर डिटेल लिखा है। सर, आपको खुश आमदीद कहते हैं, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। थैंक यू वेरी मच। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ और 89 चैनल का भी शुक्रगुजार हूँ कि आपने बड़े अहम मौजू पे मुझे बुलाया आज यहाँ। प्रोफेसर साहब, मैंने तो जितनी थोड़ी बहुत नाकिस मेरे पास इंफॉर्मेशन थी, आप चूँकि एक्सपर्ट हैं, आपको इसीलिए बुलाया गया है। आबनाए हुर्मस बंद हुई और ऐसा लगा कि दुनिया की शहरत पे हाथ रख दिया है ईरान ने। अब सर, ये हमारी जो गवादर पोर्ट है, हमारे जो रास्ते हैं, हमारे पास जो पानी की ज़मीन है, इस वक्त हम कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं उससे? इससे पहले कि हम गुफ्तगू का आगाज़ करें, मैं सबसे पहले आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैं पूरे पाकिस्तान को मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज जिस मकाम पे पाकिस्तान खड़ा है, जो पाकिस्तान ने सालसी का किरदार अदा कर रहा है, मेरे ख्याल बहुत से लोग आज ये पूछ रहे हैं कि जंग ईरान जीता है या अमेरिका जीता है। अगर मुझसे पूछो तो जंग पाकिस्तान जीता है। पाकिस्तान ने वो काम कर दिया बगैर हथियार उठाए जिसकी दुनिया को तवक्को नहीं थी। हमारे हमसाये में बैठे हुए लोग बड़े परेशान हैं कि पाकिस्तान ने क्या तड़प रहे हैं। ये अल्लाह ताला का बड़ा ख़ास एहसान है। हमारी क़यादत बड़ी ज़बरदस्त है इस वक्त पाकिस्तान की, तो हम सबको भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। अब हम आते हैं जंग के ऊपर। एक्चुअली अमेरिकन का ख्याल था कि 24 आवर्स से 48 आवर्स के दरमियान हम एक अटैक करेंगे, वहाँ के जो रजीम है उनको एलिमिनेट करेंगे और हम टेक ओवर कर लेंगे, अपने मकासद इसमें हम अचीव कर लेंगे। सही। बट अनफॉर्चुनेटली ईरान ने उनको बड़ा टफ टाइम दिया, जो कि एक्सपेक्टेड नहीं था। इतना टफ टाइम उनको दिया कि ये वार 24 आवर्स 48 आवर्स से चलते 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 40 डेज़ की वार पे चले गए और 40 डेज़ में उन्होंने वो कर दिखाया विच वॉज नॉट एक्सपेक्टेड। अब देखने की ज़रूरत है कि ये अमेरिकन की मिसकैलकुलेशंस थी, मिसपरसेप्शन थी, या वो डेलिब्रेट नहीं कर सके, वार गेमिंग नहीं कर सके कि हमारा किससे मुकाबला है। हाँ। तो ईरान ने जो लो कास्ट वार करके ये साबित कर दिया है, जो रेजिलियंस उन्होंने ईरानी कौम ने दिखाई है, वो इससे पहले कभी नहीं नजर आई। प्रोफेसर साहब, फिर ये जो आप बात कर रहे हैं, एक है आपके पास ताकत है, आपके पास वेपन है, और एक है कि आपकी स्ट्रेटजी क्या हो सकती है। स्ट्रेटजी में मेरा ख्याल है कि ईरान इस वक्त कामयाब हो गया है। उनके पास उतनी पावर नहीं थी, लेकिन जिस तरह से उन्होंने जंग को आगे बढ़ाया और फिर आपके जो सुप्रीम लीडर हैं उनकी शहादत, आपके जो क्रीम है, जो सबको जो है वो घरों में घुस कर मार दिया गया, उसके बावजूद आपने कहा नो, हम देखिए इतनी रेजिलियंस है इस कौम में कि इन्होंने पहले से डिसाइड कर रखा था कि अगर नंबर 1
एलिमिनेट होता तो नंबर 2 शहीद होता, नंबर 3 शहीद होता, नंबर 4। और इसका आइडिया नहीं था, इनका आइडिया बिल्कुल नहीं था अमेरिका को, इजराइल। और अमेरिकन का ये नहीं हम डिस्कस करेंगे कि 10 एयरक्राफ्ट उनके हुए हैं या 15 एयरक्राफ्ट उनके ज़ाया हैं, उनके एयरक्राफ्ट कैरियर 1 तबाह हुआ है या 2 तबाह हुए, कितने नेवल शिप्स उनके तबाह हुए हैं। उनका प्राइड तबाह हो गया है। वो जो एक प्राइड था दुनिया में एक सुपर पावर का, वो बर्बाद हो गया। वो जो थाड का, वो जो पैट्रियाट का, वो जो आयरन डोम की बात हम करते थे, जो अनटचेबल थी, वहाँ मिसाइल एंटर ही नहीं कर सकते। दुनिया का सर बेहतरीन सिस्टम, सिक्योरिटी सिस्टम बिल्कुल नीस्तो नाबूद हो गया है। पाकिस्तान के एक और भी क्रेडिट है इस सुलह के अलावा। पाकिस्तान ने एक रेस्ट्रेन मेंटेन की है इस पूरे रीजन में। पाकिस्तान ने इंश्योर किया कि सऊदी और ईरान की जंग नहीं होनी चाहिए। तमाम जो मशरिक़ वस्ता की कंट्रीज़ हैं ये किसी भी तरह जंग में ना उलझें। तो किसी ने भी उसके ऊपर फिर अटैक बैक नहीं किया। ये पाकिस्तान की रिक्वेस्ट के ऊपर उन्होंने सब बर्दाश्त किया। अगर ये इसमें बाकी कंट्रीज भी उलझ जाती तो ये फिर बड़ी जंग फैल जाती। सही। तो पाकिस्तान ने पिछले 40 दिन में ये भी किरदार अदा किया कि इस जंग को फैलने से रोके और बड़ा तरीके के साथ सबके साथ नेगोशिएशंस किए हैं पाकिस्तान ने। नंबर 2, पाकिस्तान सेम टाइम अमेरिका के साथ भी इन टच था, सऊदी अरब के साथ भी इन टच था, ईरान के साथ भी इन टच था, यूएई के साथ भी इन टच था, कतर, तुर्की और इजिप्ट और टर्की ने बड़ा रोल इसमें प्ले किया। और अब चाइना को भी ऑन बोर्ड लिया पाकिस्तान ने। चाइना के साथ मिलके वो एक कार्ड करने जा रहे हैं। और मेरे ख्याल इससे बड़ी पाकिस्तान के लिए और अच्छा मौका क्या हो सकता है कि दुनिया की क़यादत आज पाकिस्तान में इकट्ठी हो रही है एक पीस टॉक के लिए, एक डायलॉग के लिए। जो ये क्रेडिट तो जाते हैं हमारे जो इस वक्त लीडर्स हैं। बिल्कुल प्रोफेसर, बहुत बड़ा क्रेडिट है। और यकीनी तौर पर बहुत सारी चीज़ों पे हम गवर्नमेंट पे तनकीद कर रहे होते हैं जहाँ पर तनकीद की, लेकिन हर वक्त तनकीद करना भी जहाँ पर अच्छा हो रहा है उसको सराहेंगे भी ज़रूर। अब प्रोफेसर साहब मुझे ये बताइए कि ये जो हम ब्लू इकोनॉमी की बात कर रहे हैं और मिडिल ईस्ट की सिचुएशन के बाद जो आज हम ब्लू इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान की जोग्राफियाई हदूद किस तरह से हमारे लिए बेनिफिशियल हो सकती है और ये ब्लू इकोनॉमी पाकिस्तान का इस वक्त कितना बड़ा जो है वो खुशकिस्मती या फिर हम कह सकते हैं कि अपॉर्चुनिटी हो सकती है? देखिए, पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर कंट्री है। हमेशा से हमारा जो बिलीव था वो ग्रीन इकोनॉमी पे था, एग्रीकल्चर पे था। नाउ देयर इज ए रियलाइजेशन कि जो मैरीटाइम नेशंस हैं वो कौमें जिनके साथ ये वो मुल्क जिनके साथ समुंदर टच करता है उनको मैरीटाइम नेशंस कहते हैं। पाकिस्तान में का जो इलाका है समुंदर में वो 290,000 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका है समुंदर में पाकिस्तान का। ये जो इलाका मैंने आपको बताया है ये पूरे पंजाब और केपी के को मिला लें इससे भी बड़ा इलाका है जो समुंदर में पाकिस्तान के अपने समुद्री हदूद है पाकिस्तान की। 1000+ किलोमीटर की कोस्ट लाइन है हमारी। और पाकिस्तान का हम जोग्राफिकली जो एडवांटेज की बात करते हैं वो ये कि जो गवादर पोर्ट है हमारी वो बिल्कुल जो अबनाए हुर्मुज़ है उसके गेटवे के ऊपर है। यानी अबनाए हुर्मुज़ यहाँ से स्टार्ट हो रही है और यहाँ पे गवादर पोर्ट है। जी, जो अबनाए हुर्मुज़ है उसकी अगर लेंथ की बात करें वो 167 किलोमीटर लंबी है। सही। लेकिन जो उसका 0 पॉइंट है जहाँ से ये स्टार्ट हो रही है वहाँ से आगे जा रहे बिल्कुल उसके डोर स्टेप के ऊपर गवादर पोर्ट है। यानी किसी भी शिप ने अगर अबनाए हुर्मुज़ में एंटर करना है तो गेट वे पे पाकिस्तान से गवादर से होते के जाते हैं। निकलते हुए भी जहाज गवादर को टच करते हैं, आते हुए भी गवादर के करीब से गुजरते हैं। तो गवादर इस बड़ी स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है यहाँ पे। जो 167 किलोमीटर लेंथ मैंने आपको बताई है इसको अगर आप करें तो बहुत सारे लोग इसको स्टेट ऑफ हुर्मुज़ को 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। जो उसका फार एंड है उसको हम पर्शियन गल्फ कहते हैं और जिस जहाँ से स्टार्ट होती है उसको हम गल्फ ऑफ ओमान कहते हैं। बट इसकी जो विड्थ है वो बहुत ज़्यादा है मुख्तलिफ जगहों पे, लेकिन जहाँ पे नैरो हो रही है ईरान के बिल्कुल जो चाबहार पोर्ट है उसके करीब से एज जो नजर आता है, कर्व सा जो आपको नजर आता है वो 33 किलोमीटर है उसकी विड्थ जो है। लेकिन इसमें बहुत सारे छोटे छोटे जजीरे हैं, बहुत सारी हर्डल्स हैं, बहुत सारे पैचेस हैं, शैलो पैचेस हैं। उन सब में से बच के जब आपने निकलना है यहाँ से जो रास्ता एक्चुअल इसका बनता है वो ईरान के बहुत करीब से है। सही। तो इसका मतलब ईरान तमाम उन शिप्स को कंट्रोल कर सकता है जो इसमें एंटर हो रहे हैं या जो इसमें से लीव कर रहे हैं। 1 दूसरा अपर साइड अगर आप देखें पूरा पूरा ईरान है। नीचे वाली साइड पे आपको ओमान भी नजर आएगा, सऊदी अरब भी नजर आएगा, यूएई भी नजर आएगा, आपको कतर भी, बहरीन भी, कुवैत भी, सारे क्लस्टर नजर आता है। और इन तमाम कंट्रीज पर इंक्लूडिंग ईरान सबके पास जो है ना ऑयल है। ये एनर्जी कॉरिडोर इसलिए इसको कहते हैं। तो पूरी दुनिया की जो एनर्जी का खास हिस्सा है वो यहाँ से जाता है। अगर आप कतर की बात करते हैं इसी एरिया में सारी गैस वहाँ से निकलती है, वो भी लेके निकलते हैं यहाँ से। जब ये जंग 28 फरवरी को स्टार्ट हुई उस वक्त उस दिन यहाँ पे तकरीबन 120 शिप्स थे अंदर
अपना वो सारे फंस गए वहाँ पे। 120 शिप्स थे उस वक्त, जो ऑयल टैंकर और कार्गो शिप्स थे वो अपना हुर्मुस में थे, उनको ब्लॉक कर दिया फिर ईरान ने। सही। ईरान ने कहा जी कि मेरी इजाज़त के बगैर आप यहाँ से नहीं निकल जा सकते। सकते। तो फर्स्ट टाइम ये कंट्रोल करके ईरान ने दिखाया कि हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, नंबर 1। दूसरा, जो अमेरिकन्स थे वो जब तक मिलिट्री टू मिलिट्री टारगेट्स इनके ऊपर फायर करते रहे, इन्होंने भी रेस्ट्रेन दिखाया, ये भी अगेंस्ट इजराइल मिलिट्री टारगेट को ही करते रहे। जब उन्होंने इनके सिविलियन टारगेट को हिट करना शुरू किया तब ईरान ने फिर रिटेलिएट किया और सिविलियन टारगेट्स को किया। एक और भी मिथ है, बड़ी गलतफहमी है कि ईरान ने जो गल्फ कंट्रीज में, बहुत सारी इस्लामिक कंट्रीज में उनको अटैक किया। ईरान ने उन पे अटैक नहीं किया, ईरान ने अमेरिकन बेसिस जो थे इन कंट्रीज में, उन बेसिस पे किया। यानी मिलिट्री टू मिलिट्री टारगेट जो मैं बात कर रहा था, जब वो इनके मिलिट्री टारगेट्स पे कर रहे थे, कैंटोनमेंट्स पे और सर ईरान मुसलसल प्रोफेसर साहब बता रहा था कि अगर अमरीकी अड्डे इस्तेमाल होते हैं, कतर में होते हैं, ओमान में होते हैं, यूएई में, सऊदी अरेबिया में, कहीं से भी अगर वहाँ से हमें मतलब सामना रहेगा मुज़ाहमत का, तो फिर हम अड्डों को निशाना बनाएंगे। फिर हम अड्डों का निशाना बनाएंगे। और वही वो कंटिन्यूसली करते रहे हैं कि जहाँ जहाँ पे इनके बेसिस थे, बहरीन में सबसे बड़ा सेंटकॉम का जो हेडक्वार्टर है, सबसे पहले उन्होंने वो तबाह किया। फिर जितने भी इनके शिप से यहाँ से चले गए। बहुत सारे इनके जो आर्म फोर्सेस के लोग थे वो दुबई के होटल्स में फिर शिफ्ट हुए, जब वहाँ से उन्होंने इनके फिर होटल पे अटैक किया। तो जैसे वो इनके मिलिट्री टारगेट्स को करते हैं, वो भी इनके मिलिट्री टारगेट्स। अब प्रोफेसर साहब मुझे सर ये बताइए, ये सारी जो हम गुफ्तगू कर रहे हैं ये तो गुफ्तगू का हिस्सा रहा ही, लेकिन चूंकि आप मैरीटाइम एक्सपर्ट हैं, समंदर को, ब्लू इकोनॉमी को, इन सारी चीज़ों को बड़ा करीब से जानते हैं, मुझे ये बताइए हम किस तरह फायदा उठा सकते हैं इस वक्त? देखिए, एक तो क्या करने की जरूरत है हमें? अगर आप ओवरऑल इंडियन ओशन की बात करें ना, तो इसमें 38 कंट्रीज हैं, बट इसमें जो नॉर्थ अरेबियन सी, जो टॉप का पोर्शन है, गल्फ ऑफ ओमान या स्ट्रेट ऑफ हुर्मुस में एंटर होने से पहले जो ऊपर सामने पट्टी पूरी नजर है, वो सारा पाकिस्तान की है, साहिल है। उस पाकिस्तान के साहिल पे इस वक्त 3 पोर्ट्स हैं पाकिस्तान की। कराची पोर्ट ट्रस्ट है हमारा, केपीटी जिसको कहते हैं, पोर्ट कासिम है हमारी, और फिर गवादर पोर्ट है। अब जब बिल्कुल टॉप के ऊपर ये 3 पोर्ट्स मौजूद हैं, तो वो तमाम शिप जिनको अलाउ नहीं है अंदर जाना, वो यहाँ आकर रुक सकते हैं आपके पास। ठीक है, मैं थोड़ी सी आपको एक फैक्ट बता दूं। हम घर दे सकते हैं कि आप यहाँ पर स्टे कर लें जब तक कि आगे मुश्किल चल रही है। मैं थोड़ी सी फिगर्स आपको कोट करता हूँ। कराची पोर्ट ट्रस्ट जो है, इसकी अगर आप पिछले साल की पूरे साल के देखेंगे कितने कंटेनर आए, तो एक साल में सिर्फ कराची पोर्ट पे, केपीटी पे हमारे पास 8150 कंटेनर आए। लेकिन इस जंग के पहले 24 डेज में 8750 कंटेनर आए, यानी एक साल से ज्यादा, 24 दिन में उससे ज्यादा कंटेनर आए। इसका ये मतलब है कि वो शिप जिन्होंने अंदर जाना था, उन्होंने अपना लोड फिर यहाँ पे आके शिफ्ट कर दिया और यहाँ पे अपना ऑफलोड करके वो चले गए। अब यहाँ से हम शिपमेंट करेंगे, बाकी जो है ट्रांसशिपमेंट की फैसिलिटी हम देंगे। तो सबसे पहले तो हमें तीनों पोर्ट्स को हमने खोले रखा है, और आइंदा के लिए लेसन लर्न है कि इस एरिया में जो शिप्स अंदर नहीं जा सकते, ये दाएं बाएं जो स्ट्रेट वे आए और पाकिस्तान में आके अपना लोड यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक। तो हमारी तीनों पोर्ट्स को यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा हमने काम किया है। दूसरा, जंग में जो जहाज़ आपको पता है ना, बड़ी शिद्दत के साथ तबाह भी हो रहे थे, बर्बाद भी हो रहे थे, या ख़राब भी हो रहे थे, बिल्कुल हो रहे होते। तो रिपेयर मेंटेनेंस फैसिलिटी, अगर आप नए हुर्मुस में अंदर नहीं जा सकते, तो बाहर जो अवेलेबल है वो ग्वादर पे अवेलेबल है, कराची में अवेलेबल है, पोर्ट कासिम पे अवेलेबल है। तो हमें रिपेयर मेंटेनेंस फैसिलिटी भी हमने यहाँ पे क्रिएट की है, जो लोगों ने इस्तेमाल की और आइंदा भी करेंगे, उनको पता चलेगा कि यहाँ पे ये फैसिलिटी मौजूद है। फिर तीसरी चीज़ जो हम कर सकते हैं, हमारा जो गुडानी शिप ब्रेकिंग का यार्ड है, वो जो तबाहशुदा शिप हैं जिनको मिसाइल लग गए हैं, जल गए हैं, बर्बाद हो गए हैं, इससे पहले कि वो डूब जाएं, मेरे ख्याल से ग्रेट अपॉर्चुनिटी कि उनको टो करके लेके आना चाहिए यहाँ पे, और हम उनको जो है डिसमेंटल करें फिर अपने इलाके में। दिस इज अनदर अपॉर्चुनिटी। फिर जो सी लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, वो रोड नेटवर्क जो समुंदर में है, जिनके ऊपर ये शिप्स चलते हैं मैरीटाइम ट्रेड के लिए, उनकी गार्डियंस अगर इस पूरे खित्ते में कोई मौजूद थी तो सिर्फ पाकिस्तान ने भी थी। सही। बिकॉज अंदर तो वार हो रही थी, बाहर पाकिस्तान ने भी मौजूद थी। तो ये भी एक बड़ा ज़बरदस्त हमने काम किया, और ये बताया कि पीसफुल को एग्जिस्टेंस के लिए यहाँ पे जो मैरीटाइम फोर्सेस हैं वो आपको सेफ पैसेज दे सकती हैं, आप आएँ हम आपके साथ। ठीक। अच्छा प्रोफेसर, मुझे ये भी बताइए कि जब भी हम आबना हुर्मुस की बात करते हैं तो साथ ही हम अपनी ब्लू इकोनॉमी को भी जोड़ने की कोशिश करते हैं। गवादर पोर्ट भी आपने कहा कि बिल्कुल गेट वे पे गवादर पोर्ट है, और आगे फिर आबना हुर्मुस का जो है वो एरिया शुरू हो जाता है। क्या कोई ऐसा भी रूट बनता है, क्योंकि आप एक्सपर्ट हैं, अगर मेरा सवाल कोई बहुत ही ज़्यादा मतलब हो तो सॉरी,
کیا کوئی ایسا بھی روٹ بن سکتا ہے کہ ہم آبنائے ہرمز کو بھی مطلب آلٹرنیٹ کر سکتے ہیں، یا پھر کس طرح سے؟ ایک تو آپ نے بتایا کہ ہم جگہ دے سکتے ہیں کہ اگر آپ کو آگے جانے کی اجازت نہیں ہے تو آپ یہاں پر اسٹے کریں. دیکھیں دو چیزیں ہیں. ایک تو ہم نے پہلے انرجی کوریڈور کی بات کی. اگر آئل اور گیس کی بات کرتے ہیں وہ تو ہائی ان سائڈ دی اسٹیٹ آف ہرمز، اس کے لیے تو جہازوں نے اندر ہی جانا ہے، اس کا آلٹرنیٹ باہر نہیں ہو سکتا، نمبر 1. لیکن جو کارگو شپس ہے، اگر یہ اپنا ہرمز بند ہے ان تمام 10-12 ملکوں کے لیے، تو اپنا کارگو یہاں لے کے آ سکتے ہیں، اپنے کنٹینر شپس یہاں لے کے آ سکتے ہیں، اپنا آئل واٹر ہر چیز یہاں لا سکتے ہیں. تو گوادر پورٹ پورے اپنا ہرمز کا آلٹرنیٹ ہو سکتا ہے فار کارگو کے لیے. تو یہ شپس یہاں آ سکتے ہیں. اس کے لیے ہمیں تھوڑی سی ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے یہاں پہ. ابھی کتنی ڈیولپمنٹ ہو چکی ہے جو آپ کے پاس انفارمیشن ہے، اور ابھی کتنی ڈیولپمنٹ باقی ہے، اور کیا تیزی سے ڈیولپ ہو رہی ہیں چیزیں یا پھر سلو ڈاؤن ہے؟ میری بڑی تیزی سے ڈیولپ ہو رہی ہیں. دیکھیں دیر آر اس وقت جو بنی ہوئی ہیں وہ 4 ایسی جٹیز بنی ہوئی ہیں جہاں پہ ایٹ اے ٹائم 4 جہاز رک سکتے ہیں وہاں پہ. بس اس کو فردر ایکسپینڈ کر رہے ہیں، پاکستان کے پلانس ہیں، اس کو آگے فردر ایکسپینڈ کریں گے، اور بھی جٹیز بنیں گے، یعنی فیوچر میں اور بھی جہاز آ کر رکیں گے یہاں پہ. ایک تو یہ ہے. دوسرے جو امیڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے، میرے خیال کنٹینر ٹرمینل بنانے کی ضرورت ہے. ابھی ہم سمپل کارگو کے شپس وہاں لے رہے ہیں، کنٹینر ٹرمینل ہے، تو فیوچر میں امیڈیٹلی وہاں پہ کنٹینر ٹرمینل بنانے کی ضرورت ہے. دوسرا میں نے جس نے آپ کو بات کی شپس ریپیئر اینڈ مینٹیننس کی، میرے خیال یہ وقت آ گیا کہ جو گوادر شپ یارڈ ہے اس کو جتنی جلدی ڈیولپ کریں اتنا بہتر ہوگا، تاکہ ریپیئر مینٹیننس کے بھی لوگوں کو کراچی جانے کے بجائے اسی ڈور اسٹیپ پہ اویلیبل ہو. ٹھیک ہے، یعنی ہمارے پاس جگہ بھی موجود ہے لیکن وہاں پر انفراسٹرکچر کی ضرورت ہے، ڈیولپمنٹ کی ضرورت ہے. جیسے ہم ایئرپورٹس کی بات کرتے ہیں کہ مختلف ٹرمینلز بنے ہوئے ہوتے ہیں، ان سارے انفراسٹرکچر کی ہمیں وہاں پر ضرورت ہے. ایگزیکٹلی بالکل ایسا ہے. اور دین دیر از اے ریئلائزیشن ان تمام شپس کی جو ایک چیز میں اور آپ کو بتا دوں، جب بھی کسی ایریے میں جنگ لگتی ہے صحیح تو شپس وہاں نہیں آنا چاہتے. ان کو پتہ ہے کہ وار زون ہے. ایک چیز ہے جس میں شپ کا کرایہ، ٹرک کا آپ کرایہ دیتے ہیں، ہم اس کو فریٹ کہتے ہیں. تو وہ فریٹ چارجز جو ہوتے ہیں وہ ڈبل ہو جاتے ہیں، وہ 4 گنا ہو جاتے ہیں، وہ 10 گنا زیادہ ہو جاتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. وہ اس لیے زیادہ ہو رہے ہوتے ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ یہاں اندر جا کے جنگ کے اندر جائیں گے تو شاید ہمارے پہ بھی کوئی اٹیک ہو جائے. لیکن اگر ان کو کوئی سیکیورٹی پرووائڈ کر دیں، پھر وہ اپنے جو ہیں اس کو بڑھاتے نہیں ہیں، کرائے کو زیادہ نہیں کرتے، تو ٹیرف زیادہ نہیں وہ کرتے. تو اگر پاکستان یہ گارنٹی ان کو دے دے کہ آپ آبنائے ہرمز کے اندر اگر جنگ لگی ہوئی ہے تو باہر آ جائیں، تو میرے خیال اس سیف ٹیرف کے اوپر وہ سیف اس کے اوپر پھر آ سکتے ہیں ہمارے پاس. تو یہ بھی ہمیں اس وقت ضرورت ہے. پروفیسر صاحب ایک اور انرجی کرائسس، ہم مسلسل ایک تو ہمارے پاس ہوا سے بجلی بنانے کا آپشن بھی ہے، سولر سے بجلی بنانے کا آپشن بھی موجود ہے، لیکن اس کے باوجود ہم مہنگی ترین بجلی فرنس آئل سے بناتے ہیں، اور فرنس آئل کے لیے آپ کو پتہ ہے ہمیں دوسرے کنٹریز پہ ڈیپینڈنٹ ہونا پڑتا ہے. گیس ہمارے گھر پہ موجود ہے، ایران کے ساتھ ہمارے گیس پائپ لائن کا معاہدہ ہے جو کب سے شروع ہوا ہے آج تک مکمل نہیں ہو پایا. ایران سے اسمگل ہو کر آئل پاکستان آ رہا ہے، افغانستان میں بھی اور پورے پاکستان میں پہنچتا ہے. سر کیا یہ بہتر ٹائم ہے کہ ہم ان چیزوں کو لیگلائز کر دیں؟ اس پہ بات کی جائے. بالکل. جو ابھی 10 پوائنٹس آئے ہیں اس میں ون آف دا پوائنٹ یہ بھی ہے کہ ایران پہ جو سینکشنز ہیں وہ ختم کر دی جائیں. اگر ایران پہ سینکشنز ختم ہو جاتی ہیں تو بگیسٹ ایڈوانٹیج جو اس ایریا میں نہیں وہ پاکستان کو ہونی ہے. ٹھیک. جو پائپ لائن کی آپ نے بات کی ہے وہ انہوں نے ایرانیوں نے اپنے ایریا میں پائپ لائن بچھا بھی دی. بالکل ایسا ہی ہے. ہم نے بھی اسٹارٹ نہیں کی. تو میرے خیال اب وہ موقع آ گیا، اگر یہ سینکشنز ختم ہو جاتی ہیں تو ہم بھی پائپ لائن بچھائیں گے اور کنیکٹیوٹی کریں گے تو آٹومیٹک فیول آنا شروع ہو جائے گا. امید ہے کہ ختم ہو جائیں گے. جی بالکل ختم ہو جائے گی. وہ اس لیے کہ بڑے دیکھیں جو بارگیننگ چپس ہوتی ہیں اس وقت بڑا اچھا پلے کر رہا ہے ایران، اور ایران کو پتہ ہے کہ میں ایک طرح کی سکسیس سٹوری ہے ان کی اس پوری وار میں، جس طرح انہوں نے یہ وار کو فائٹ کیا ہے. تو اب وہ بارگیننگ کے لیے بہت ساری لیوریج انہوں نے رکھی ہوئی ہے، بہت سارے پوائنٹس انہوں نے دیے ہیں. تو اس میں سے کچھ نہ کچھ پوائنٹ ان کے اپروو ہو جائیں گے، ان کو سکسیس مل جائے گی. دا بگیسٹ سکسیس ول بی 2 چیزوں کی مجھے جو نظر آ رہی ہے. ایک تو یہ کہ جو ان کے پیسے سیز کیے ہیں انہوں نے جو ان کی وہ ان کو ریلیز ہو جائیں گے کچھ اس میں سے اماؤنٹ. اور دوسری ان کو آئندہ کے لیے جو سینکشنز لگی ہوئی تھی بڑے عرصے سے، سینکشنز ان میں سے ختم ہو جائیں گی. تیسرے آئل جو سیل کرنا ہے اس کے پر جو پابندی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی. تو اگر ان تینوں چاروں چیزوں کی ایران کو ایڈوانٹیج ملتی ہے تو اس پورے ریجن کو بھی ایڈوانٹیج مل گئی انکلوڈنگ پاکستان. پھر ہم بھی اس سے سیر حاصل. بالکل. ڈاکٹر صاحب امریکہ کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو کہا جا رہا ہے کہ بند گلی میں پہنچ گیا ہے، فیس سیونگ چاہتا ہے کہ وہ، کیونکہ نیٹو سے بھی وہ ناراض نظر آئے، اپنے جو اتحادی ممالک ہیں ان سے بھی ناراض نظر آئے کہ آپ لوگوں نے ہیلپ نہیں کی اور یہ صرف کاغذی شیر ہے. نیٹو کو بھی کاغذی شیر کہا گیا. اس وقت یہ جو جنگ بندی معاہدہ ہوا ہے 2 ہفتے کے لیے، کل موسٹ امپارٹنٹ میٹنگ ہونے جا رہی ہے اسلام آباد ایکارڈ کا، ہم اسے نام دے رہے ہیں معاہدے کو.
سر چیزیں سیٹل ڈاؤن ہو گئی ہیں یا ابھی بھی خرابی کی طرف پھر سے جا سکتی ہیں؟ دیکھیں میں ایک چیز تو آپ کو کلیئر کر دوں کہ جو امریکہ پہ پریشر ہے نا وہ زیادہ پریشر یہ ہے کہ یہ امریکن وار نہیں تھی، یہ اسرائیل کی وار گلے پڑ گئی امریکہ، جو گلے پڑ گیا امریکہ کے. اور ایک امریکن کے بہت سارے پریزیڈنٹ کو ٹائم ٹو ٹائم کنونس کیا گیا کہ آپ یہ جنگ لڑیں، بٹ وہ تمام اس سے انکار کرتے رہے. ٹرمپ صاحب سے جو مس کیلکولیشن ہوئی ہے وہ ہی نیور ایکسپیکٹڈ یہ پرولونگ وار ہوگی. صحیح. اچھا آن دی ادر ہینڈ لگ رہا تھا میں ایسے یہ جاؤں گا 2 دن میں ختم کر کے میں واپس آ جاؤں گا، رجیم چینج ہو جائے گی. وہ جیسے ویتنام کے صدر کو اٹھا کے لے گئے، انہوں نے سوچا کہ ویسے وینزویلا کا جس کو وینزویلا کو اٹھایا انہوں نے، ان کا خیال تھا ایک رات کا آپریشن کریں گے اور یہ سارے ایلیمنیٹ ہو جائیں گے اور بعد ہم جنگ جیت جائیں گے. تو مس کیلکولیشن ہوگی ان سے، نمبر 1. دوسرے جتنے بھی ان کی اتحادی ہیں، آپ نیٹو کی بات کر لیں، یورپین یونین کی بات کر لیں، اب جاپان کی بات کر لیں، آپ یو کے کی بات کر لیں، وہ فرانس کی بات، اس سب نے انکار اس لیے کیا ہے. وہ کہتے ہیں آپ کی جنگ ہی نہیں ہے، آپ کیوں لڑ رہے ہیں؟ یہ تو اسرائیل کی جنگ ہے. آپ کو کنونس ہی نہیں ہونا چاہیے تھا، آپ کو آنے نہیں چاہیے تھا یہاں پہ. اینڈ دین دیر از اے کنٹینیوسلی لاسز. اب انہوں نے جو کاسٹ افیکٹو کی ہے، جو ایرانینز نے جو شاہی ڈرونز بنائے ہیں ان کی جو پرائسز بہت کم ہے، اور ان کے جو پیٹریاٹ تھاٹ یا باقی جو ان کے میزائل تھے جس کو روک رہے تھے اس کی پرائسز ویری ہائی. بالکل. پھر ان کی پروڈکشن لائن از ویری سلو. دے نیور ایکسپیکٹڈ اتنے فائر انہوں نے. وہ ایکچولی انہوں نے ڈرایا ہوا نا، وہ ایک ہوتا ہے نا چودھری کا بس دبدبا ہی ہے کہ وہ اس نے جو ہے نا وہ جا رہا ہے، وہ خوف ختم ہو گیا دنیا سے. بالکل بالکل. وہ جو شیلڈ تھی نا ایک جس سے لوگ گھبراتے تھے، ڈرتے تھے کہ سپر پاور ہے، وہ ساری ایلیمنیٹ ہو گئی ہے. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں نو ایران ہیز ایمرج ایز اے پاور. تو چونکہ وہ ایز اے پاور ایمرج ہوئے ہیں تو اس لیے بارگیننگ چپس بھی وہ ذرا اچھے اس پہ کھڑے ہوئے ہیں، اچھے اپنا مول کو وصول کریں گے ایز کمپیئر ٹو امیریکنز. امیریکنز آر ویک ناؤ. ہاں ڈاکٹر صاحب، ایک جب میری ٹائم کی ہم بات کرتے ہیں، ایک تو ہم نے یہ ٹریڈنگ کے حوالے سے بات کی ہے کہ کس طرح سے پاکستان ٹورزم کے حوالے سے کیا کیا ہمارے پاس اپرچونٹیز ہو سکتی ہیں، کیا کیا آپشنز ہو سکتے ہیں. دیکھیں میں ہمیشہ کہتا ہوں پاکستان میں جب بھی ٹورزم کی بات ہوتی ہے تو لوگ مری کی بات کرتے ہیں، سوات کا غان کی بات کرتے ہیں، پیسے تھوڑے سے زیادہ ہوں تو وہ گلگت بلتستان کی بات کرتے ہیں، چترال چلے جاتے ہیں. پاکستان میں آپ نہیں سنیں گے کہ لوگ ساؤتھ میں جائیں، سمندر کے کنارے جائیں. ویئرز پوری دنیا میں چاہے گلف اسٹیٹ کی بات کر رہے ہیں، آپ یورپ کی بات کریں، جب بھی آپ جاتے ہیں سیر کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ کہتے ہیں میں نے سی سائڈ پہ جانا. سی سائڈ جانا، بالکل. سی سائڈ کو لوگوں نے ڈیولپ کیا ہوتا ہے. ہماری جو کوسٹ لائن ہے یہ 1000+ کلومیٹر کی ہے، اتنی بڑی کوسٹ لائن ہے. اس میں سندھ کا حصہ بھی ہے، اس میں مکران کوسٹ بھی ہے جو بلوچستان کے، لیکن ہم نے اس کو ڈیولپ نہیں کیا. میرا خیال اب وقت آ گیا ہے. نو ایوری ون از لوکنگ ٹورڈز پاکستان، چاہے وہ میری ٹائم ٹریڈ ہو، چاہے شپ بلڈنگ ہو، شپ ریپیئر ہو، شپ بریکنگ ہو، ساتھ ساتھ اس پہ میری ٹائم ٹورزم. اچھا پروفیسر صاحب، آپ مطلب سجیشنز بھی دے رہے ہیں، چیزیں بھی بتا رہے ہیں. آپ نے کوئی گورنمنٹ کو بھی پلان کبھی کوشش کی ہے کہ کوئی پلان بنا کے بھیجیں؟ جی بڑی دفعہ ہم بڑا ان سنک ہو کے بات کرتے ہیں. یا گورنمنٹ کے پاس کون سے ایکسپرٹس موجود ہیں، کیا ان کو پتہ ہی نہیں ہے یا ایکسپرٹس ہی نہیں ہیں کہ جو اس طرف سوچ سکے؟ نہیں میں سیریسلی اگر آپ بتاؤں اس وقت جنید چودھری صاحب جو ہیں نا وہ ہیں میریٹائم افیئرس کے منسٹر فیڈرل گورنمنٹ میں ہیں. وہ جتنا کام اس وقت جو پریزنٹ رجیم ہے نا یہ کر رہی ہے بلیو اکانومی پہ یا میریٹائم افیئرس یا میریٹائم ٹریڈ، اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا. صحیح. اس وقت پورٹس کے جو چیئرمین ہیں دیر ویری ڈائنامک، تینوں پورٹس کے جو چیئرمین ہیں دیر ویری ڈائنامک. میرے خیال کی پوری جو ٹیم ہے نا فیڈرل گورنمنٹ سے لے کے دونوں پروونسز میں اور پھر پورٹس کے اوپر شپ یارڈ میں، شپ بریکنگ میں یا پاکستان نیشنل شپنگ کارپوریشن میں بڑی ڈائنامک لیڈرشپ آئی ہے. اس پہ کافی کام ہو رہا ہے اس وقت. ٹھیک ہے، بہت شکریہ پروفیسر ڈاکٹر ساجد محمود صاحب ہمارے ساتھ موجود رہے اور بتا رہے تھے کہ کس طرح سے بلو اکانومی پہ اس وقت پاکستان زیادہ سے زیادہ انحصار بھی کر سکتا ہے. زیادہ سے زیادہ ڈیولپمنٹ اگر کی جائے تو آنے والا وقت ہمارا بہت بہترین ہو سکتا ہے. بریک پہ جاتے ہیں، واپس آتے ہیں، مزید ٹاپکس پہ بات ہوگی. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین، بات کریں گے ایران اسرائیل امریکہ جنگ کے حوالے سے اور پاکستان کے ثالثی کے کردار کے حوالے سے. کل 10 اپریل اور موسٹ امپورٹنٹ دن ہوگا پاکستان کے لیے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ ایران امریکہ جنگ کے حوالے سے اسلام آباد میں ایک بہت اہم میٹنگ ہونے جا رہی ہے جہاں پر ایران سے نمائندگان بھی موجود ہوں گے، امریکہ کے نمائندگان بھی موجود ہوں گے، اور پاکستان درمیان میں ثالث کا کردار نبھائے گا. کوشش کرے گی کہ دونوں سائڈ کی جو سیٹلمنٹ ہے وہ ہو جائے اور یہ جو جنگ بندی معاہدہ ہوا ہے 2 ہفتوں کے لیے یہ اب پرولونگ کرے اور اسی طرح سے یہ چلتا رہے اور یہ جنگ دوبارہ کبھی بھی شروع نہ ہو. پاکستان کی اس وقت پوری دنیا میں بات ہو رہی ہے. آپ بڑے بڑے نیوز چینلز
ओपन करके देखें, पाकिस्तान की बात हो रही है, पाकिस्तान की तारीफ हो रही है, पाकिस्तान की लीडरशिप की तारीफ हो रही है। आप न्यूज़पेपर्स उठा के देख लें, बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स उठा के देख लें, वहाँ पर भी पाकिस्तान के हवाले से बात हो रही है कि पाकिस्तान बहुत अच्छा जो है वो इस वक्त किरदार निभा रहा है। लेकिन दूसरी ही जानिब इस्राइली सफ़ीर की जानिब से ये कहा गया है कि हम पाकिस्तान को काबिल एतमाद प्लेयर नहीं समझते। हालांकि ये वही इस्राइल है जिसने जंग शुरू की ईरान में और वो गले पड़ गई अमेरिका के। पाकिस्तान इस वक्त कितनी स्टेबल सिचुएशन पर है, इस जंग की जो जंगबंदी का मुआहदा हो गया है, ये क्या अब इसी तरह से आगे चलेगा या चीज़ें ख़राब हो सकती हैं, इसी पे बात करेंगे। उसामा काजी हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एंकर पर्सन हैं, आपको खुश आमदीद कहते हैं, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। उसामा काजी, इस वक्त जो सूरत हाल है, सबसे पहले तो पाकिस्तान की ही बात करते हैं कि पाकिस्तान इस वक्त बड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर मौजूद है। जी, कोई शक नहीं। और जो आपने बात की, पूरी दुनिया में पाकिस्तान का डंका बज रहा है और सिर्फ दो मुल्क नजर आते हैं जो परेशान हैं, और उनमें आपने एक का नाम ले दिया, इस्राइल, और दूसरा है भारत। वहां पर परेशानी है। बाकी पूरी दुनिया का फोकस इस वक्त पाकिस्तान है, इस्लामाबाद है, हर जगह पाकिस्तान की बात हो रही है, पाकिस्तान के किरदार की बात हो रही है। यकीन जाने कि बड़े बड़े एम्बेसडर्स, डिप्लोमैट्स और इदारे, बड़े बड़े इदारे, वो इस पर हैरान है कि पाकिस्तान ने ये कैसे कर लिया। यानी नामुमकिन नजर आ रहा था, मुमकिन ही नहीं था, हो ही नहीं सकता था कि इस हालत में जिस तरह के हमले हो रहे थे और इस तरह की स्टेटमेंट थी, उसके दौरान पाकिस्तान सीज फायर करवा सकता, और पाकिस्तान ने वो कर दिखाया। अब आप नोट कीजिए सिद्रा के आप स्पॉयलर्स चल रहे हैं। जिस तरह से शहबाज शरीफ साहब ने जब पोस्ट किया, और उसमें जाहिर है कि ये नहीं हो सकता कि आप खुद से कर दें, उसमें ईरान की लीडरशिप और अमेरिकन लीडरशिप, उन दोनों को ऑन बोर्ड रखा कि जी ये बात है, आपने हुर्मुज़ खुलेगी और हर तरह के हमले बंद होंगे, सीज फायर होगा। और उसमें मेंशन था कि इसमें लेबनान भी है, लेबनान में हमले नहीं होंगे। बिल्कुल। तो एंड उसके फौरी बाद जब सीज फायर होता है तो आप नोट कीजिए क्या हुआ। इसराइल ने लेबनान पर सबसे बड़ा हमला कर दिया। जब से जंग जारी है आज तक ऐसा हमला नहीं हुआ। 10 मिनट में 100 हमले किए, सैकड़ों लोग, लगभग 300 लोग उसमें जाँ बहक हो गए। तो ये अब किरदार इसराइल अदा कर रहा है, क्योंकि उसको शिकस्त नजर आ रही है, और पाकिस्तान अगर कामयाब होता है ये मुआहदा करवाने में इंशाल्लाह होगा, तो ये तो इसराइल को नजर आ रहा है कि उसके लिए शिकस्त है। और भारत कहता था कि हम पाकिस्तान को तनहा कर देंगे, इस वक्त वो तनहा है। ठीक, उसामा काजी, ये जो आपने बात की है कि लबनान का यकीनी तौर पर जिक्र किया जा रहा था कि लबनान में भी जंगबंदी होनी चाहिए, वहाँ पर भी अटैक नहीं होगा, और ये भी कहा जा रहा था कि इस मुआहदे में जहाँ पर ईरान, इस्राइल, अमेरिका को शामिल किया जा रहा है, वहाँ पर लबनान को भी शामिल कर लिया जाए इस मुआहदे में। मुझे ये बताइए, इस्राइल की जानिब से ये जो अटैक कर दिया गया है, एक बहुत बड़ा अटैक किया गया है लबनान पर, या इस्राइल की जानिब से ये कहा जा रहा है कि हम पाकिस्तान को काबिल एतमाद प्लेयर नहीं समझते, ये किस तरफ इशारा है? क्या अमेरिका और इस्राइल अलहदा हो गए हैं? क्योंकि ये जंग तो इस्राइल की थी, गले अमेरिका के पड़ गई है। अब अमेरिका ईरान सुलह की तरफ जा रही है, या फिर ये मिलकर ही कोई नई खिचड़ी पकाई जा रही है? आपको क्या समझ आ रही है इस सारी सिचुएशन में? देखिए, एक बात तो बड़ी वाज़ेह है कि पाकिस्तान के लिए ये एक अवार्ड की हैसियत रखता है। अगर इसराइल से आवाज आती है कि पाकिस्तान काबिल एतमाद नहीं है, तो ये पाकिस्तान के लिए, मैं समझता हूँ, बड़े एजाज की बात है कि इसराइल जैसा मुल्क जिसने फलस्तीन में इतना जुल्म किया है और इतने लोगों का खून बहाया है, बच्चों का, औरतों का, यानी हालिया तारीख में नहीं मिलता इस तरह का कत्लेआम। तो अगर ऐसा मुल्क कह रहा है और उनका कोई सफीर या उनका कोई अहदेदार इस तरह का कहता है, या उनका कोई तकियाकार, तो पाकिस्तान के लिए सर्टिफिकेट है कि पाकिस्तान सही जगह पर खड़ा है, दुरुस्त जगह पर खड़ा है। और पाकिस्तान पर बड़ा प्रेशर था। जिस तरह आपने बात की ना अमेरिका की, कि अमेरिका का सबसे क्लोजेस्ट कर रहा है इसराइल, और जिस तरह इसराइल को अमेरिका नहीं छोड़ सकता, इसराइल ने जंग छड़ी, अमेरिका को बीच में आना पड़ा, उनकी एक लॉबी है, बड़ी स्ट्रांग है, कोई भी प्रेसिडेंट उसके खिलाफ नहीं जा सकता। इसी तरह से आप देखिए कि लेबनान का अगर मामला देखें, हिजबुल्लाह का, तो ईरान के लिए यह है कि वो भी उनको अकेला नहीं छोड़ सकता। तो पाकिस्तान बड़ी डेलिकेट सिचुएशन में था। सऊदी अरब पे देखिए आप, हमारा उनके साथ दिफाई मुआहदा है। सऊदी अरब ने वाकई बड़ी रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया, सऊदी पर हमले उतरे बराह रास्त उसमें नहीं आए, और पाकिस्तान का दिफाई मुआहदा होना, और उसके बाद पाकिस्तान का जिस तरह से इन चीजों को मैनेज करना है, और पाकिस्तान ने कोई उस तरह साइड नहीं ली, किस तरफ नहीं गया। बिल्कुल, इस सारी सिचुएशन में पाकिस्तान का बड़ा एक मुस्बत किरदार रहा है, बड़ा बैलेंस किरदार रहा है। उसामा काजी, कुछ कनेक्शन जो है वो डिस्कनेक्ट हो गया है, दोबारा उनसे राब्ता जोड़ते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हम पाकिस्तान को काबिल एतमाद प्लेयर नहीं समझते, इजरायली सफ़ीर की जानिब से ये कहा जा रहा है। अब इसमें क्वेश्चन मार्क, उसामा काजी, उम्मीद है आप मुझे सुन पा रहे होंगे।
इसमें अब सवाल ये भी उठता है कि क्या ऐसा भी मुमकिन हो सकता है, ये भी खदशा मौजूद है कि इधर अमेरिका ईरान का मुआहदा हो रहा हो और उधर इसराइल की जानिब से ईरान पर अटैक कर दिया जाए, उसे क्या समझा जाएगा? इतना बहुत बड़ा सवाल आपने किया, बड़ा अहम, क्योंकि कई हमले ऐसे हुए हैं कि जिसमें ये कहा गया है कि ईरान कहता है हमने नहीं किए, या दूसरी तरफ से कोई खलीजी मालिक कहते हैं हमने नहीं किए ईरान पर हमले, तो फिर कौन कर रहा है? तो ये चीजें हुई हैं और इनको देखा जाना चाहिए और आइंदा भी हो सकता है। लेकिन जिस तरह मुआहदा आगे बढ़ रहा है या जिस तरह सीज फायर में मसाइल जरूर आए हैं, ईरान की तरफ से भी स्टेटमेंट्स आई हैं कि फिर ये तो अनरीजनेबल है, इस तरह का जो मामला लबनान पर हो रहा है फिर इसका क्या फायदा है सीज फायर का, या हम आपने हरमुज पूरी तरह नहीं खोल रहे। लेकिन ये होता है, जब भी इस तरह की जंग होती है इतनी खौफनाक, इतनी खतरनाक, तो ये जरूरी नहीं होता कि आप कहें कि आप फौरी तौर पर यानी एक बटन दबाएंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा। टाइम लगता है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग बैरियर्स आते हैं, इसमें कई दौर पहले भी हुए हैं और बिल्कुल करीब पहुंच गए। तो आपको याद होगा इसाक डार साहब का भी बयान आया था कि जी ये इसराइल स्पॉइलर का किरदार अदा करा है, इसराइल चीजों खराब करा है। तो ये दौर होते रहे और उसके बाद जाकर बड़ी मुश्किल से सीज फायर हुआ। तो सीज फायर में आप देखिए बड़ी डेवलपमेंट ये है कि अमेरिका का ईरान का आपस में कोई बराह रास्त अटैक नहीं हुआ। ईरान अब बराह रास्त कोई अमेरिकन जिनको कहते हैं जी बेसिस उनको निशाना बना रहा, अमेरिका अटैक नहीं करा। जब अमेरिका इसमें आ जाएगा तो फिर इसराइल की भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा, वो शरारत कर सकता है, सबरात के लिए कोशिश कर सकता है, लेकिन एक दफा जब मुआहदा हो गया तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि इसराइल के पास भी ज्यादा रूम रह जाएगा, क्योंकि फिर अमेरिका भी ये कहेगा कि भी हमने नेटो को भी अपने से अलहदा कर लिया, हमने बाकी ममालिक को भी नाराज कर दिया, खलीजी ममालिक भी, तो हम किस हद तक जा सकते हैं। इसराइल इस पर परेशान जरूर है, खुश नहीं है, नेतन्याहू खुश नहीं है, क्योंकि जो उनके टारगेट से वो अचीव नहीं हो सके। लेकिन जब मुआहदा हो जाएगा मुझे लगता है कि उसके बाद इसराइल ना चाहते हुए भी कुछ ज्यादा नहीं कर सकेगा, स्पॉइलर जरूर करता रहेगा, लेकिन वो जो हम जंग की कैफियत देख रहे थे वो नहीं। कुछ ये हो सकता है कि अच्छा फिर इसराइल पर अगर इसराइल करेगा तो ईरान उस पर करेगा और अमेरिका दोबारा उस तरह से जंग में नहीं आएगा। वो फिर यही कहेगा कि जी हमने अब मुआहदा कर लिया है और जब तक इसके नुकात पर अमल दरामद हो रहा है हमें दोबारा जंग नहीं छेड़नी, क्योंकि आप देखिए वर्ल्ड इकोनॉमी को दूसरी जंग अजीम के बाद इतना नुकसान हुआ है, बिल्कुल दूसरी जंग अजीम के बाद ऐसे हालात पैदा हुए हैं। तो ये बड़ी मुश्किल से सीज फायर का पाकिस्तान ने ये बेटा उठा दिखाया ईरान की जानिब से मज़ीद जो अहम नकात शामिल किए गए हैं जंगबंदी मुआहदे में वो भी सामने आए हैं। ईरान की जानिब से पहले भी ये कहा जा रहा था कि एक तो जो ईरान पर पाबंदियां लगाई गई हैं उनको हटाया जाए, फिर आबनाए हुर्मस जो है वो वहाँ पर टोल टैक्स की अदायगी के बगैर कोई भी शिपमेंट वहाँ से नहीं गुजर सकेगी। फिर ईरान की जानिब से ये भी डिमांड की गई कि ये जंग इस बुनियाद पर ख़त्म की जाएगी कि ये जंग दोबारा शुरू नहीं होगी। और मेरा ख्याल है कि अगर ईरान की जानिब से अमन चाहा जा रहा है, ये डिमांड की जा रही है, और फिर जो नुकसान हुआ है उसको भी पूरा किया जाए। उसामा गाजी, ये जो ईरान की जानिब से जितने भी नकात पेश किए गए हैं जंगबंदी मुआहदे के तहत, ये किस हद तक आपको लगता है कि अमेरिका के लिए काबिल कबूल होंगे? इन पर बातचीत तो यकीनन हो सकती है, इसीलिए तो अमेरिका ने कहा कि ठीक है, ट्रंप ने भी कहा 10 नुकात आए हैं, इन पर हम आगे बढ़ सकते हैं। इसी तरह 15 नुकात अमेरिका के आए, पहले आए थे तो ईरान ने इनकार कर दिया था, उसके बाद जाहिर है कि डिप्लोमेसी, पाकिस्तान का किरदार, और उसके बाद उनका हाँ जी इस पर बैठ कर बात हो सकती है। तो जब भी आप बैठते हैं तो जाहिर है कि अपने अपने मामलात को सामने रखते हैं और एक एक्सट्रीम पोजीशन बात बात ली जाती है। फिर इसमें देखा जाता है कि दोनों तरफ से एक दूसरे को कितना अकोमोडेट किया जा रहा है। कुछ चीजें तो ऐसी हैं कि जिसमें ये देखा जा सकता है, मिसाल के तौर पे कंपनसेशन हो सकता है कि ईरान को आ जाइए, हम कंपनसेट कोई नहीं कर रहे, हाँ जो आपने हुर्मुज़ से गुजर रहा है उस पर कुछ फी एक एडेड हो सकती है, तो कुछ उनको पहले से ज्यादा दे दिया जाए। फिर उनको एश्योरेंस चाहिए कि दोबारा अटैक नहीं होगा, उस तरफ कुछ हो सकता है। जहां तक न्यूक्लियर प्रोग्राम का है तो वो तो ईरान की पहले भी स्टेटमेंट थी इस बारे में कि हम हराम समझते हैं न्यूक्लियर बम बनाना, जिससे इंसान को नुकसान होता है, तो निगरानी में उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम दिया जा सकता है। तो जब बैठे तो मेरा ख्याल है कि बहुत सी चीजें जो नजर आ रही होती है कि नामुमकिन है, हो ही नहीं सकती, तो फिर बैठकर बातचीत करने में जाहिर है दोनों तरफ से कुछ न कुछ चीजें बनाई जाएंगी। जिस तरह ईरान कह रहा है कि यहाँ पर कोई भी अमेरिकन बेस ना रहे, तो उसमें हो सकता है कि अमेरिका कुछ चीजें माने, कुछ ना माने, कि इस हद तक हम हट सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं हम पीछे जा सकते। तो ये मिल बैठकर जब बात होगी तो उसके बाद मुझे उम्मीद है कि ज्यादा क्लियर हो जाएगी। ठीक, उसामा गाजी, पाकिस्तान के हवाले से भी बात करना बड़ा ज़रूरी है। इस वक्त पाकिस्तान बड़ी स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेसी पोजीशन पे मौजूद है।
हमें इस वक्त अपने लिए क्या करने की ज़रूरत है? कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं, कौन कौन सी ऐसे मुद्दे हैं या कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको लगता है कि हमें भी इस वक्त जो है वो कोई बोल्ड स्टेप लेने की ज़रूरत है? क्योंकि हम देखते हैं कि हमारा ईरान हमसाया मुल्क है, वहाँ पर पाबंदियाँ होने की वजह से हमारे यहाँ स्मगलिंग के ज़रिए तो बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन उन चीज़ों को लीगलाइज करवाया जा सकता है क्या इस वक्त पाकिस्तान की जानिब से? देखिए सिद्रा, बड़ा अहम सवाल है पाकिस्तान के तनाजुर में। फौरी तौर पर एक तो जंगबंदी होना सबसे ज्यादा जरूरी है, जिस तरह सीज फायर होगा। उसके बाद हम ये कर सकते हैं कि ईरान को और दूसरी साइड पर भी इस चीज पर लाया जाए कि ईरान को भी हम कायल कर सकें कि देखिए अब ये मुआहदा हो गया, जंगबंदी हो गई, जब ये हो जाए इंटरनेशनल पाबंदियां हैं वो खत्म हो सके और पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ ईरान चल सके। इसमें ईरान के तहफ़्फ़ुज़ात अपनी जगह होंगे। तो अगर वो खत्म हो जाती है तो देखिए, एक तो सस्ता तेल पाकिस्तान के लिए, फिर गैस पाइपलाइन, ये तो मैं बता रहा हूँ कि आगे चल कर ही हो सकता है, और हो जाए तो फिर तो कमाल ही हो जाएगा। हमें गैस की जरूरत है, तवानाई की जरूरत है, तो वहां तक तो गैस बॉर्डर तक तो ईरान ले आया हुआ है। तो फ्यूचर में अगर ईरान पर से पाबंदियां हटती हैं और ईरान एक ऐसा फ्रेमवर्क बनाता है जिसमें अक़वाम मुत्तहिदा ही नहीं बाकी तमाम मालिक, खासतौर पर खलीजी ममालिक के साथ उसके बाद बैठ कर बात हो सकती है। इस तरह का एग्रीमेंट भी हो सकता है कल को कि जी अगर इसराइल की तरफ से अटैक होता है तो ईरान सिर्फ इसराइल को अटैक का निशाना बनाएगा और खलीजी ममालिक एक दूसरे के खिलाफ किसी तरह से बेसिस नहीं लेंगे, एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। तो इसमें भी अगर आगे चल के पाकिस्तान किरदार अदा करता है तो ये बहुत बड़ी बात होगी, बहुत बड़ी डेवलपमेंट होगी। इसमें जाहिर है कि पाकिस्तान के लिए एक हमसाया मुल्क में अमन अमान होना, ईरान में, फिर उसके बाद मैंने किया कि गैस और तेल के ज़खायर ईरान के पास बहुत है और पाबंदियां खत्म होती हैं, तो हमारे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आगे चलकर होगी। लेकिन ये तभी हो सकेगा जब मुकम्मल तौर पर जंगबंदी होगी, तो सारा फोकस इस पर है कि किसी तरह से भी हो जाए और फिर आहिस्ता आहिस्ता ईरान इंटरनेशनल कम्युनिटी में उस तरह से वो वापसी कर सके। उसने 40 साल से किसी न किसी तरह पाबंदियों का सामना किया है और इससे ईरान निकल सके। उसकी तरह कि ईरान को भी कुछ ना कुछ पीछे जाना होगा और जिसके लिए मैं उम्मीद करता हूं कि उनकी लीडरशिप तैयार होगी। लेकिन अभी जंगबंदी के बाद जब कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा आ जाएगा, एक दूसरे पर ट्रस्ट होगा, क्योंकि अभी तो इत्मीनान का फुकदान नजर आ रहा है। बिल्कुल। और पाकिस्तान पर कोई इत्मीनान कर रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। बहुत शुक्रिया उसामा गाजी, आप हमारे साथ मौजूद रहे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इस जंगबंदी मुआहदे का पॉइंट है वो ट्रस्ट डेफिसिट ही है, क्योंकि पहले भी हमने देखा कि जब अमेरिका की जानिब से, इजराइल की जानिब से ईरान पर दोबारा जंग शुरू कर दी गई, उस वक्त भी टेबल टॉक हो रही थी, उस वक्त भी मुज़ाकरात हो रहे थे। मुज़ाकरात का दूसरा या गालिबन तीसरा दौर उस वक्त चल रहा था जब दोबारा से अटैकिंग शुरू होगी। इस वक्त जो ट्रस्ट डेफिसिट है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि दोनों साइड को एक दूसरे पर एतमाद की फ़ज़ा को बहाल करना होगा। मुझे एक ब्रेक पे जाना है, वापस आते हैं, मज़ीद टॉपिक्स पर बात होगी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, आज एक ऐसे मौजू पर बात करनी है जो कि हम देखते हैं कि जिस पे बात बहुत कम होती है, यानी अवेयरनेस के लिए उस पर बात कम होती है। लेकिन वैसे तो ऑफिस में हर रोज़ ही ये मतलब गपशप चल रही होती है कि फ़लाना शख्स जो है वो बॉस का बड़ा फेवरेट है, फ़लानी जो है वो बॉस के ऑफिस में बैठी रही है, उसकी तरक्की हो गई है, उसकी क्यों नहीं हुई, उसकी सैलरी बढ़ गई है, उसकी फ़लाँ सिफारिश थी तो उसको ऑफिस में रख लिया गया है, वो कोई काम नहीं करता तो भी उसको जो है वो बड़ा प्रोटोकॉल मिल रहा है। ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं, ये वो तमाम बातें हैं जो हर रोज़ हमारे दफ्तरी माहौल में कहीं ना कहीं से हमारे कानों तक पहुंचती रहती हैं। अब इस सारी सिचुएशन को अगर हमें एक लफ्ज़ का नाम दिया जाए तो ये चापलूसी कहा जाए बॉसेस की, तो ये गलत नहीं होगा। अब ये जो चापलूसी का कल्चर है ना, ये बढ़ता जा रहा है या नहीं बढ़ता जा रहा है, इसकी राय तो एक्सपर्ट देंगे जो हमारे साथ आज मौजूद होंगे। लेकिन ये चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं कि बहुत सारे बासलाहियत लोग होते हैं लेकिन उनको आदत नहीं होती कि उन्होंने हर इंसान को आते जाते को सलाम करना है, उसके पास जाके बैठना है, खामखा की कहानी डालनी है, खामखा की बातें करनी है, इधर उधर की घुमानी है। वो सिर्फ अपने काम से काम रखना जानता है या जानती है, तो उसके लिए ऑफिस का माहौल किस तरह से तंग होता है या फिर सिफारिश कल्चर हमारे यहाँ कितना ज़्यादा है, क्या वाकई ही ये चीज़ें प्रमोट हो रही हैं या फिर ये एक माशरती गलत फहमी है जो बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ी है। बात करेंगे। हसन रज़ा हमारे साथ मौजूद हैं, CEO हैं टेक टाइटन्स के, आपको खुश आमदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया। हसन रज़ा का अपना एक IT का सॉफ्टवेयर हाउस है, ऑफिस है, और यकीनी तौर पर आपके यहाँ भी बहुत सारे एम्प्लॉयज़ होंगे और ऐसी चीज़ें गपशप लगती रहती होगी। सबसे पहले हमें ये बताइए कि ये जो चापलूसी है ये आपको लग रहा है बढ़ रही है, हमारे ऑफिस में मौजूद है या हमेशा से ऐसा ही रहा? बिल्कुल। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि बिक़द्रि हुस्निहि व जमालिहि
नूरहिबा कमाली। इसी तरह सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका एंड आपकी टीम का। ये बहुत ही एक हॉट टॉपिक है और बहुत ही मतलब समझता हूँ कि ऐसा टॉपिक है कि बहुत कम बात होती है लेकिन ऑर्गेनाइजेशंस में हर जगह ही होता है। अच्छा, मैं जहाँ पर भी जाता हूँ ना, मतलब डिफरेंट जगहों पे शोज़ पे मुझे बुलाते हैं यार कि यार ये तुम्हारा जो है ना ये एरिया ऑफ एक्सपर्टी है, तुम इस पर बहुत अच्छा बोलते हो। तो जब आपके प्रोड्यूसर से भी बात हो रही थी तो उन्होंने कहा यार आप इसके ऊपर ज़रा बात करें। अच्छा, इसी तरह मैंने क्या किया हुआ है, जितने भी हमारे यहाँ पर एम्प्लॉयज़ हैं ना उनकी कुछ कैटेगरीज बनाई हुई हैं जो चापलूसी करते हैं। और सबसे पहली कैटेगरी आपको जो मिलेगी ना वो मिस्टर चुक्कू होगा। मिस्टर चुक्कू एक ऐसी पर्सनैलिटी होगा जो बॉस की तारीफें कर रहा होगा। सही। और बॉस को देख के ये गाना गाएगा, बॉस आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बन के। सही। और ये बॉस का ऐसा दीवाना होगा कि ये बॉस जहाँ बॉस होगा ना ये वहाँ पर जा रहा होगा और बॉस को देख के कह रहा होगा बॉस के आप ही की वजह से मेरी ज़िंदगी है, आप हैं तो ये दुनिया है, आप हैं तो ये ऑर्गेनाइजेशन है। ये बॉस को इतना इतना चुकते हैं कि एक दिन बॉस खुद बेचारा भी इस दुनिया से उठाया जाता है। क्योंकि इनका एक तरीका है, ये सबसे पहले जहाँ जाएंगे ना बॉस की तारीफ शुरू कर देंगे। मीटिंग में जाएंगे बॉस को कहेंगे बॉस आज आपने कमाल कपड़े पहने हैं, बॉस आज आप कमाल लग रहे हैं। अच्छा, फिर इनका एक और चीज़ होती है, बॉस क्या बात है, यू लुक्स रियली अमेजिंग, क्या आज मैं आपके साथ एक सेल्फी ले लूँ? ओए बॉस यार इस सेल्फी की वजह से ना बॉस आज आप छा जाएंगे। देखिए आज मैंने आपके साथ सेल्फी ले ली, मेरा दिन तो बेहतरीन दिन गुजर जाना है। ये जो मिस्टर चुक्कू है ये इसका काम बस बॉस के आसपास शमा भमरा बन के घूमना है या ये ऑफिस में कोई काम भी करता है? असल में ये काम पता क्या करता है, ये दूसरों का काम तमाम करता है। ये दूसरों की रिपोर्टें देता है, ये बताता है अच्छा आज सिदरा लेट आई थी, आज सिदरा के ये मसले मसाइल थे, आपको पता है सिदरा ने ना आज मेकअप ठीक नहीं किया हुआ था। सर जी मैं तो कह रहा हूँ कि कुछ सोच ले वरना आपका इदारा बंद हो जाना है। अच्छा ये क्या करेगा, जिसके साथ इसकी अच्छी दोस्ती नहीं होगी ना ये परसेप्शन डेवलप करेगा। ये बॉस का ना वो होता है ना माइंड प्रिपेयर करना कि बॉस देखो इसकी क्या वजह की। अच्छा इसकी वजह ये है कि मिस्टर चुक्कू जो होते हैं ना उनको काम नहीं आता, कोई काम नहीं आता उनको, सिर्फ एक काम आता है बॉस को मैनेज करना कि किसी न किसी तरीके से ना मैं बॉस को मैनेज कर लूँ और बॉस को बता दूँ कि बॉस मैं आपका वफादार हूँ। हालांकि ये वफादार अपनी बीवी का नहीं है, ये किसी का वफादार नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ अपॉर्चुनिस्ट होते हैं। ये लोग होते हैं जो मौके का फ़ायदा उठाते हैं, ये वो वाली पर्सनालिटीज़ होती हैं। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन में माजरत के साथ ज़्यादा तादाद बहुत सारी पाई जाती है मिस्टर चुक्कू की। अब आप देखें ना आपके जो कैमरा मैन हैं वो भी मुझे देख के हंस रहे हैं, पीछे जो लोग हैं वो भी हंस रहे हैं, वो भी सोच रहे हैं कि यार ये क्या जिक्र। अच्छा हसन साहब ये पता है क्यों हंस रहे हैं? अब सबके जहन में कोई ना कोई बंदे की शक्ल घूम रही है कि हमारे ऑफिस में मिस्टर चुक्कू कौन है। अब बिल्कुल ऐसे ही है। मैं पहले भी जब जिस शोज में जाता हूँ तो लोग जो है पीछे से वो हंसना शुरू कर देते हैं, बल्कि उसको इशारा करता है हाँ भी ये तुम्हारा जिक्र हो रहा है, इस तरह से हो रहा है। खैर अच्छा बाय द वे मिस चुकनाइजर्स भी हैं, खवातीन भी हैं इस लिस्ट में, बल्कि मेरा ख्याल है कि शायद उनकी कैटेगरीज हैं अपनी। लेकिन देखिए मर्द भी बेचारे इतने नहीं हैं, कुछ जगहों पे वो भी हैं लेकिन कुछ जगहों पे खवातीन भी हैं जिनका काम यही होता है कि जी मतलब हमें बॉस है। तो खैर ये वो वाली कैटेगरी है मिस्टर चुक्कू जो कि हर ऑर्गेनाइजेशन में एक तादाद में पाई जाती है। लेकिन अब मसला ये है कि यू आर वर्किंग इन ऑर्गेनाइजेशन, आपने इनको हैंडल कैसे करना है। अच्छा ये सबसे पहले इनका जुमला होगा, हमेशा याद रखिएगा, ये आएंगे आपकी तारीफ़ करना शुरू कर देंगे। सबसे पहले आपको कहेंगे अच्छा बंदा कहेगा यार ना मैं मुँह धो के आया हूँ ना मैं कपड़े सही पहन के आया हूँ, ये मुझे कह रहा है आज तुम बहुत अच्छे लग रहे हो, क्योंकि उन्होंने ना आपसे अपना काम करवाना है और वो तारीफ़ करना शुरू कर देंगे। अच्छा अब ये है कि इन लोगों से आप बड़ी कैलकुलेटेड गुफ्तगू करें, ये सिर्फ और सिर्फ उनको उतना बताएं जितना मतलब आप समझते हैं कि यार ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा गुफ्तगू ना करें। हमारे यहाँ मसला क्या है, मसला ये है कि हमसे कोई एक लफ्ज़ प्यार से बोलता है ना तो हम उसको सारी कहानियाँ बताना शुरू कर देते हैं। हम कहते हैं मेरे घर में ये इशू चल रहा था, मेरे ये मसले मसाइल थे, ओहो ये लाला पोचा हो गया, ये इश्यूज़ हो गए। उस चक्कर में ना मिस्टर चुक्कू सारी इन्फॉर्मेशन जो है ना वो आपसे ले लेता है, पूरे दफ्तर में घुमाता है और फिर ऑफिस में जाता है। फिर कहाँ मिलेगा ये आपको, सबसे पहले मिलेगा सूटा ब्रेक पे। सिगरेट नहीं पी रहे होते सारे, ये जो 5-6 लोग इकट्ठे सिगरेट पी रहे होते हैं, डिस्कशन हो रही होती है, ओए यार आज शो फारिग था यार, ओए यार आज तो बिल्कुल था यार, बस आज ही हो गया। अब वो अपने दिल की भड़ास निकाल रहे हैं। अच्छा ये वो वाली कैटेगरी। अच्छा वो क्या करेगा मिस्टर चुक्कू, वहाँ से ना 5-6 बातें पिक करेगा, पिक करने के बाद ना बॉस को बता देगा कि क्या है। अब आपकी चेहरे की मुस्कुराहट भी बता रही है, कुछ मेरे ख्याल है मेमोरीज आपकी भी घूम रही होंगी, बाकी लोगों की भी। लेकिन ये हर इदारों में ना ये वाली पर्सनालिटी जो है ना ये पाई जाती है। सेकंड कैटेगरी कौन सी है इसी तरह, लुक बिजी डू नथिंग।
ओए होए 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 होए, ऑर्गेनाइजेशन में ना ऐसे लोग ना पाए जाते हैं, आप इनके पास जाएंगे ना क्या कहेंगे, ओ भाई मेरे पास ना आना, मेरे पास बड़ा काम है, ना आना मेरे पास, मैं तो आज बहुत बिजी हूँ। अच्छा बंदा सारा दिन ऑब्जर्व कर रहा है यार ये वेला फेर है, कभी उसके साथ चाय पी रहा है, कभी उसके साथ सूटे लगा रहा है, कभी वहां जा रहा है, और जैसे कुछ पूछ ले वो हो केगा नहीं ऐसे इशारा करेगा, ऐसे ना मेरे पास ये स्टेप होगा उनका, ये वाला स्टेप है कि ना मेरे पास ना आना, क्योंकि उनकी बॉडी लैंग्वेज होगी ना कि मतलब वो पूरा आते हैं तैयार होके। अच्छा ये क्या करेंगे ऑर्गेनाइजेशन में, शोर मचा के रखेंगे कि यार मेरे पास बड़ा काम है, मेरे पास बड़ा काम है, भाई ना यार मेरे पास। लेकिन जब आप इनसे पूछेंगे ये बता नहीं सकेंगे आपको इनके पास क्या काम है, लेकिन शाम के 5 बजेंगे ये आपको सीट पे बैठे हुए नजर आएंगे, क्योंकि सुबह तो ये होते नहीं है। तो लुक बिजी डू नथिंग, ये शोर मचा के रखेंगे और सारी चीजें। अच्छा थर्ड कैटेगरी इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग, सीसीटीवी। अच्छा ये सीसीटीवी वो वाले नहीं है कि जो मतलब आए और ये वाले, वो वाले नहीं, सीसीटीवी वो वाले लोग हैं जो कि हर तरफ हर टाइम ना नजर रखते हैं क्या हो रहा है ऑफिस में। अच्छा कैमरा फिक्स करके ना उसने रखा हुआ है, सही क्या हो रहा है, अच्छा आज ये इतने बजे शो शुरू हुआ था, आज ये लेट हो गया था, फलां हो गया था। अच्छा ये वो वाले सीसीटीवी एम्प्लॉयज़ हैं जिन्होंने दूसरों की ज़िंदगी ना जीवन की हुई है, और ये क्या करेंगे, बॉस के तो हमदर्द होंगे, बॉस को बता रहे होंगे बॉस देखे ना आज जो है ना बड़ा काम खराब हुआ है, बॉस आज बहुत ही मसले मसाइल हुए हैं। तो सीसीटीवी एम्प्लॉयज़ और ये जो मिस्टर चुकू हैं और ये जो बाकी जो लुक बिजी चुकनाइजर भी हैं आपके, ज़रा माजूर मैंने हाथ खोला रखा क्योंकि मुझे भी ज़रा इन रहना होता है। तो खैर अच्छा फीमेल्स पे हाथ इन्होंने कहा मिस चुकनाइजर, और वहीं पे इन्हें पता था सामने फीमेल, मैं तो बड़े सख्त सवाल करूंगी, तो इन्होंने वहीं पे जो है ना थोड़ा सा हाथ हो। अच्छा और भी कैटेगरीज हैं? जी मैं आपको और भी बताता हूँ। देखिए एक कैटेगरी जो ऑर्गेनाइजेशन में होती है ना, वो खामोश सियासतदान होता है, नोट कर रहा होता है, कुछ नहीं कहेगा आपको। आप उसे कोई बात कहेंगे ना, आगे से कहेगा इसका मतलब है दसांगे तेन वाले टाइम आंदे बताएंगे तुम्हें, अभी नहीं। तो वो क्या करेगा, वो चुप करके ना सारी चीजें नोट कर रहा होगा, देख रहा होगा, जो ही मौका आया शॉट, और ऐसी शॉट मारेगा ग्राउंड से, छक्का नहीं ग्राउंड से बाहर बॉल जाएगी, बॉल घूम जाएगा। आप वेट कर रहे होंगे यार ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, ये तो खामोश सियासतदान है, मतलब ये तो पक्का कातिल है, मतलब इस तरह की चीजें। तो ये ऐसा बंदा होगा, साइलेंट उसे पॉलिटिशियन कहते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है, वो ना चुप करके ना काम कर रहा होगा। अच्छा एक और कैटेगरी है, वो है हर वक्त जो है ना लोगों की बुराइयां करने वाले, गॉसिपिंग, उनको मजा आता है कि यार हाय यार ये तो मेरा फेवरेट टॉपिक है यार, वाओ यार क्या बात है, तो गॉसिपर होंगे। अच्छा ये वो लोग होंगे कि जो अच्छे लोगों में भी ना बुराई ढूंढ रहे होंगे। अच्छा ये इतने अनसर्टेन होंगे, इनके चेहरे से देख के ना ऐसे लगेगा इनको सख्त तरीन कॉन्स्टिपेशन हुई है, इतना इनका चेहरा लानत से भरा होगा, इतनी इनके चेहरे पे वो चीजें होंगी, क्योंकि ये गॉसिपर है ना, ये दूसरों का रिस्क खराब करते हैं। हसन साहब देखने वाले आपकी बातें कितना एंजॉय कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, मेरा पूरा पीसीआर आपकी बातें बहुत एंजॉय कर रहा है। ये जो कहकर है ना, यकीन जाने मुझे यहाँ तक मुसलसल जो है ना वो पीछे से आवाजें और वो नहीं मैं समझ सकता हूँ, बल्कि मैं पहले भी जहाँ पर जाता हूँ तो वो लोग जो हैं वो कहते हैं यार कि आप हमारे दिल की बात करते हैं और हमें जो है बताते हैं, फिर नेक्स्ट टाइम बुलाते नहीं, पता नहीं क्या बात है, ऊपर से ऑर्डर आ जाते हैं। तो खैर एनीवे, तो ये मैं आपको बता रहा था कि ये वो वाली कैटेगरीज हैं कि जो हर इदारे में जो है ना वो पाई जाती हैं। हसन रजा साहब हम आपको दोबारा भी तकलीफ देंगे, और आज तो आपने मसाइल बता दिए हैं, फिर किसी दिन थोड़ा ज़्यादा टाइम निकालेंगे और इनका हल भी दरियाफ्त करेंगे कि इन लोगों से बचना कैसे है। आज प्रोग्राम में टाइम की थोड़ी सी किल्लत है, आपसे इजाज़त चाहेंगे। बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ मौजूद रहे हैं और मुझे इजाज़त देनी है। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।